हेलो जी, आवाज आ रही है? जी सर आ रही। यस सर आ रही। ठीक है। अच्छा, हम देख रहे थे जी रोटेशंस का एक एग्जांपल भी हम देख रहे थे इसमें मजीद। स्क्रीन पे शेयर करता हूँ आपके साथ। अब इस केस में देखें, इसमें हमें बेस्ट केस क्या चाहिए होगा कि हमारे पास ये लूप एक ही दफा रन हो सारा, और इसमें अगर ये एक ही दफा सारा एल्गोरिथम रन होता है तो हमें टोटल कितना टाइम इसमें यूनिट लगेगा रन होने में, इसको टाइम कितना लगेगा। तो इसमें क्या होगा, एल की जगह हम क्या लिखेंगे 1, तो 3 × 1 + 2 = 5, यानी 5 यूनिट ऑफ टाइम में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ये पूरा एल्गोरिथम सिर्फ एक दफा ही रन होता है और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता है। तो फिर क्या होगा, हमें 5 इसका बेस्ट केस सिनेरियो होगा। ठीक है, तो अगर ये सब लूप एक दफा रन होगा तो हमें रिजल्ट मिल जाता है, तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास जो इसका बेस्ट केस सिनेरियो है वो 5 है। अब इसका एवरेज केस क्या होगा, एवरेज बेसिकली हम फाइंड करते हैं कि बेस्ट और लो के मिडल में जो चीजें आ जाती है, हाईएस्ट वैल्यू है और एक लोएस्ट वैल्यू है। तो अब इसमें हमें इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों केसेस को, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब इसमें देखें, लूप आइटरेट्स n/2 टाइम्स। ठीक है, ना तो ये मैक्सिमम केस पे जा रहा है और ना ये मिनिमम केस पे जा रहा है, ये मिडिल में है। तो हम इसको क्या n/2 वैल्यू रखेंगे। तो n/2 l की जगह हम जब n/2 करेंगे तो 3 × n/2 + 2 = 1.5 n + 2। ठीक है, n की जगह आप l भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और l की जगह n भी हो सकता है, इसमें हम कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी एक्सपेक्टेड जो एवरेज केस सिनेरियो होता है वो क्या होगा, इसका 1.5 × n + 2। n क्या है, n डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स और नंबर ऑफ साइज ऑफ दैट स्पेसिफिक एरे जो कि आप यूज कर रहे हैं। और वर्स्ट केस इसका क्या होगा कि लूप जो है वो n नंबर ऑफ टाइम रन होता रहे। ठीक है, तो जब ये n नंबर ऑफ टाइम रन होगा तो क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 3 × n + 2, जो कि हमने अभी फाइंड की है इसकी। ठीक है, ये इसका फर्स्ट केस होगा। तो किसी भी एल्गोरिथम में हमने 3 फाइंड करने होते हैं, एक बेस्ट केस, एक वर्स्ट केस और एक एवरेज केस। और मोस्ट केसेस में हम जो एल्गोरिथम रन कर रहे होते हैं ना, वो एवरेज केस में ही रन कर रहे होते हैं। हमने वर्स्ट केस से बचना होता है और हमने उसको वर्स्ट केस की तरफ लेके जाना होता है, लेकिन मोस्ट केसेस में हम जो उसको लेके जा सकते हैं वो उसके एवरेज केस में ही लेके जा सकते हैं। इसकी एक तीसरी एग्जांपल देखते हैं कि नेस्टेड लूप होते हैं। नेस्टेड लूप का पता है आप लोगों को क्या होते हैं? सर जो लूप के अंदर लूप यूज हो। Yes, when we use loop inside and a loop, then we can say it a nested loop. Basically हम जब एक लूप के अंदर एक और लूप को बार बार रन करवा रहे होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि एक नेस्टेड लूप है। अब इस केस में देखेंगे, यहाँ पर एक फॉर लूप है, i is less than equal to 1, i is equal to 1, i is less than equal to n, i plus plus, और उसके अंदर एक नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप हमेशा उस लूप से नीचे आइडेंटिड फॉर्म में आता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक और लूप है जो कि n टाइम रन होता है। अब हमने ये स्टेटमेंट रन करवानी है, प्रिंट f is equal to 4। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ये स्टेटमेंट कितने टाइम्स में रन होगी, कितनी दफा ये रन होगी। ये एन मेंशन टाइम्स ही नहीं है, ये मेंशन नहीं है कितने टाइम में रन होगा। जस्ट एन लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई कि 100 टाइम होगा, 10 टाइम होगा या कितने टाइम होगा, ये नहीं लिखा हुआ। ये नहीं लिखा हुआ, ये मेंशन ही नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक एल्गोरिथम है और उसमें n की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, तो अब हमने कैलकुलेट करना है कि ये एल्गोरिथम कितना टाइम ये रन करे। ठीक है, अब देखिए फॉर लूप ऊपर वाला n टाइम रन होगा,
ऐसे ही है। और नीचे वाला जो फॉर लूप है जो नेस्टेड है उसके अंदर वो भी एन टाइम रन होगा। तो जब ये दोनों रन होते रहेंगे तो क्या होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, एन इंटू एन। अब ये वाला इसके अंदर नेस्टेड लूप है, ठीक है, तो ये जितनी दफा ये रन होगा उसी तरफ आप ये भी रन होगा। तो अब जब आप इसको समेशन करेंगे तो क्या होगा, एन, ये i इज इक्वल टू 1, ये भी n टाइम रन हो रहा है, और j इज इक्वल टू 1, ये भी n टाइम रन होगा, और एंड पे ये रिटर्न क्या करेगा, कोई एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि प्रिंट f है। प्रिंट है फू, यानी फू कितने टाइम ऑफ कितने नंबर ऑफ टाइम रन होगा। तो यहाँ पर n i वाला और n j वाला ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं, देखिए कि जितने नंबर ऑफ टाइम आई रन हो रहा है उतने नंबर ऑफ टाइम भी जे भी रन हो रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन स्केयर। अब एन की वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता, फॉर एग्जांपल एन की वैल्यू 2 है, तो आई कितने टाइम रन होगा, 2 टाइम, और जे कितने टाइम रन होगा, 2 टाइम। तो टोटल ये कितने टाइम रन, कितना इनको टाइम लगेगा, 2 इंटू 2। समझ आ रहा है ये पॉइंट। तो ये हमने इसको जनरल क्या फार्मूला बना दिया, एन स्क्वेयर। सिमिलरली अगर एन की वैल्यू 10 है तो ये आई भी 10 टाइम्स रन होगा, और ये जे भी 10 टाइम्स रन होगा। तो 10 इंटू 10 यानी ये पूरा जो एल्गोरिथम है ये 100 टाइम्स रन होगा। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। इस तरह से हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इसको थोड़ा सा आप स्किप कर दें, इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैट्रिक्स मैट्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं, पढ़े होंगे आपने, लीनियर अलजेब्रा में पढ़े होंगे। जी बताएं। अली तलहा आप बताएं। अच्छा, इसमें देखते हैं जी मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन की जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सर जी जी सर उससे एक दफा फिर रिवाइज करवा दें। क्या समझ नहीं आया आपको। सर ये जो आपने ऐसे बता दें। जी, इसमें देखें कि ये एक एल्गोरिथम है, ये कितने, इसके अंदर एक नेस्टेड लूप है, ठीक है, एक लूप के अंदर एक और लूप है जो कि हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं एक स्टेटमेंट। अब ऊपर वैल्यू है, ऊपर की जो स्टेटमेंट है वो है i इज इक्वल टू 1, यानी n नंबर ऑफ टाइम हमने रन करना है। n डिपेंड करता है यूजर पे, यूजर क्या वैल्यू देता है, ठीक है। अगर n आपके पास 10 है तो ये 10 टाइम रन होगा, अगर आपके पास n की वैल्यू 1000 है तो ये 1000 टाइम्स रन होगा। सिमिलरली उसके बाद एक लूप है जो क्या है j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन n, जो कि सिमिलर है ऊपर वाला जो i है, ठीक है। अब जितने नंबर ऑफ टाइम आई वाला लूप रन होगा उतने नंबर ऑफ टाइम जे वाला लूप भी रन होगा। तो हमने इसकी जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है तो ये क्या आ जाएंगे, अगर आप ऊपर वाला देखें, अगर उसकी वैल्यू हम n को 2 रखते हैं, n 2 टाइम रन हो रहा है, तो नीचे वाला j भी 2 टाइम्स रन होगा। तो 2 इंटू 2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई उसकी, t ऑफ n इज इक्वल टू 4। अगर n की वैल्यू 2 हो, तो अगर n की वैल्यू n हो तो n इंटू n हम कर देंगे, तो n स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। सर ये एफ डबल ओ किस लिए ओके था सर। ऊपर? एफ डबल ओ जस्ट एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, हु है या हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके सर। सर ये हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, आपने सी खोल के रखी हुई है। नहीं, एल्गोरिदम्स है ना, तो आप सी या सी प्लस प्लस उसमें उसमें इतना कोई इशू नहीं है। आप एल्गोरिदम्स को एनालाइज करना है ना इसमें, तो आप चाहे कोड सी प्लस प्लस में करें या सी में करें, एनालिसिस तो सेम ही होगा ना। मतलब एक स्टेप, एक एल्गोरिदम के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, तो वो सी में भी उतने ही होंगे, सी प्लस प्लस में भी उतने ही होंगे, उसमें तो डिफरेंस नहीं आएगा ना।
अच्छा, अब इसमें देखें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि हमारे पास एक 2 डायमेंशनल अरे है और एक 1 डायमेंशनल अरे होता है। 2 डायमेंशनल अरे क्या होता है, कौन बताएगा? जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। जी जी। अब 2 डायमेंशनल अरे में हमने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स बेसिकली आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल भी होते हैं और वर्टिकल वैल्यूज भी होती हैं इसमें। आपने पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ा हुआ आपने? नो सर, हमने नहीं पढ़ा। नहीं सर, लेकिन मैट्रिक्स का पता क्या होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में एक हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वैल्यूज रोज में लिखते हैं और कुछ वैल्यूज कॉलम्स में लिखते हैं। अब हमने 2 डायमेंशनल अरे में हमने, आप यही समझे कि मैट्रिक्स को हम 2 डायमेंशनल अरे के अंदर सेव करवाते हैं। ठीक है, कुछ रोज होती है और कुछ कॉलम्स होते हैं। अब हमने उनको क्या करवाना है, आपस में मल्टीप्लिकेशन करवानी है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी नेस्टेड लूप यूज हो रहे हैं और इसमें कितने लूप्स यूज हो रहे हैं, ये देखिए। एक ये फॉर वाला, उसके अंदर ये जे वाला और एंड पे ये के वाला लूप है। तो इसके अंदर 3 लूप्स हैं। अब एन की वैल्यू जो भी होगी वो 3 दफा ये तीनों लूप्स एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, उसकी एक ये इंडेक्स होगा, फर्स्ट इंडेक्स होगा रो और सेकंड इंडेक्स क्या होगा उसका, कॉलम। तो ये रोज और कॉलम्स को आपस में जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि रोज और कॉलम्स को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब उनको मल्टीप्लाई करवा के ए और बी को उसको सी में सेव करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 लूप्स की मदद से काम हो रहा है। आई रोज है, जे क्या है, कॉलम्स हैं, और फिर इनको हमने इस सी के अंदर प्लस इनको मल्टीप्लाई करवा के हमने उसके अंदर स्टोर करवाना है। अब के क्या है, के उसकी वैल्यू है कि कितने नंबर ऑफ टाइम वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 3 लूप्स हैं। इन तीनों लूप्स के अंदर हम देखेंगे कि जितने दफा ये पहला लूप रन होगा उतनी दफा ही ये बाकी तीनों लूप्स रन होंगे। तो क्या होगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी इसकी, अब ये एन। एक दफा रिपीट करवा देंगे प्लीज, थोड़ा सा ये बेसिक थोड़ा सा। अच्छा, इसमें ये है ना कि इसको आप फिलहाल के लिए ना इस स्लाइड को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि आपने अभी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ी होगी तो आप सब कंफ्यूज होंगे इससे। ठीक है, आपका लीनियर अलजेब्रा का जो कोर्स है ना, उसमें आपने ये आप देखेंगे तो आपको ज्यादा एग्जांपल समझ आएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि पूछ लूं आपसे कि आपने मैट्रिक्स को लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। अब ये एनोटेशन है, इसको रिमूव कैसे करना है, इसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। मैं ज्यादातर टीम्स यूज करता था। अच्छा जी, एक इसकी और एग्जांपल देख लेते हैं, बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च में क्या होता है कि आपको एक, फॉर एग्जांपल मैं अरे दे देता हूँ जिसके अंदर फिर कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि आपने उस अरे के अंदर से एक स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड करना है और वो अरे जो है वो एक सीक्वेंस में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले छोटा नंबर है, फिर उसके बाद बड़ा है और एंड पे सबसे मैक्सिमम नंबर है। अब मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ कि आपने ये वैल्यू उस अरे के अंदर, उस लिस्ट के अंदर फाइंड करनी है। तो उसका हमने वर्स्ट केस और बेस्ट केस देखना है। अब इसका जो लीनियर सर्च है ना, तो इसका वर्स्ट केस सिनेरियो हमने अभी पीछे देखा है, वो क्या बन रहा है 3n+2। ठीक है, जब आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ये 3n+2 है। अब हम ये देखते हैं क्या क्या इससे बेहतर कोई सोल्यूशन बन सकता है, वो देखते हैं। अभी देखिए, ये एक अरे है और सॉर्टेड अरे है। सॉर्टेड अरे वो होता है कि जिसको हमने सॉर्ट किया हुआ है असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो अभी इस केस में हमें इसको असेंडिंगली ऑर्डर में किया हुआ है। अब इसके अंदर हमने 55 वैल्यू को फाइंड करना है। अब मैं क्या करूंगा कि इस अरे को क्या करेंगे, हाफ में इसका मिडल वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। अब मिडल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 2 से।
समझ आ रही है? किसी भी चीज का मिडिल पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें उसकी मिडिल वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अभी इसमें 3 + 99 करें और इसको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या वैल्यू आती है? 51। 51। ठीक है, अब इसमें देखें कि हमारे पास वैल्यू कहाँ पर बन रही है, 51, यानी वैल्यू, और हमने सर्च क्या करना है, 55। अब जो हमने वैल्यू फाइंड की है मिडिल वैल्यू, उसको हमने कंपेयर करना है हमारी एक्चुअल वैल्यू जिसको हमने फाइंड करना है। 51 है और इसका मतलब है 51 इज लेस देन 55। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 51 है, तो हमने फाइंड क्या करनी है, 55। तो इसका मतलब है 55 के बाद वाला जितना भी पोर्शन है वो हमारे लिए यूजफुल अब नहीं है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या जी है जो सर। हमने फाइंड करनी है, 55। हमने मिडिल पॉइंट 5 कर ली है 51, तो हमारी जो मिडिल पॉइंट से वैल्यू 55 तक है। तो 55 के बाद जितना भी पोर्शन है वो क्या हम कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास अरे कितनी रह जाएगी, ये वाली जो यहाँ पर हमारे पास रह गई, ये वाला क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब दोबारा हम इसका मिडिल पॉइंट फाइंड करेंगे। अब हम इसका मिडिल पॉइंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 3 + 55 डिवाइडेड बाई 2 करें, क्या वैल्यू आती है, 26। 29। नहीं, इसमें अरे में देखें ना, इसमें देखें हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है कि 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2, कौन सा इंडेक्स आ रहा है, तीसरा इंडेक्स आ रहा है। ठीक है, तीसरे इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 11, और हमारी एक्चुअल वैल्यू कैसे क्या, करना है सर, फिर बताइएगा सर, फिर बताइएगा। इंडेक्स से करना है आपने, एक्चुअल वैल्यू से नहीं करना। इंडेक्स क्या है इसका, 55 का 6, और 3 का इंडेक्स क्या है, 0। तो ठीक है, सर पहले 0। वैल्यू से किया होगा, आप इंडेक्स से करना। नहीं, पहले भी आपने इंडेक्स से ही करना है, वैल्यू से नहीं करना। वैल्यू से भी कर सकते हैं लेकिन उससे एक्यूरेट रिजल्ट लेट आएगा आपके पास। ठीक है, उसमें भी देखें, अगर आप 50 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 15 + 0 डिवाइडेड बाई 2 तो वो 7 आता है। ठीक है, 7.5 आता है। तो आपने इसको राउंड में जो उसका जो होता है, एक फ्लोर होता है और एक सीलिंग होती है, तो आपको उसका फ्लोर यानी 7 ही पॉइंट लेना है। ठीक है, अब इसमें देखिए 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2 = 3, यानी ये इंडेक्स आ गया। अब इस इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 11। इसको आप जिस चीज को सर्च करना है उससे कंपेयर करें, 55 से ये छोटा है या बड़ा है, ये नंबर छोटा है सर। छोटा है, तो इसका मतलब है इससे पहले जितने भी हैं हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, ये भी सारे इग्नोर हो जाएंगे। इसका मतलब है 20 और 55 के दरमियान है हमारा नंबर। ठीक है, जी अब हमारे पास जी सिर्फ ये चीज रहेगी। अब इंडेक्स क्या है, मोस्ट राइट क्या है, 6, और मोस्ट लेफ्ट क्या रह गया है, 4। 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 5, यानी वैल्यू हमारे पास, ये मिडिल पॉइंट क्या आ गया, 50। अब इसके अंदर 50 वैल्यू है, 50 को कंपेयर करो 51 के साथ, छोटी है या बड़ी वैल्यू है, छोटी है। इसका छोटी है सर। छोटी है, इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है 50 वाला, 50 तक ये सारा एलिमिनेट हो जाएगा। 50 के बाद है हमारी वैल्यू, ये कौन सा पॉइंट रह जाएगा, 55। ठीक है, जी तो सर। हमें वो एक्चुअल वैल्यू मिल गई है, बाकी सारे जो है हमने एलिमिनेट कर दिए। तो इसको कहते हैं बाइनरी सर्च। आपने एक बहुत बड़े डाटा को के अंदर से एक वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 बाई 1 हम उसको हाफ करते जाते हैं और हाफ करके उसको एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। अगर तो वो छोटी है उस वैल्यू से तो हम आगे मूव कर जाते हैं, और अगर बड़ी है तो हम उसको सर पीछे मूव कर जाते हैं। सर अगर 6 है, मतलब 6 इंडेक्स पे 55 पर आ हुआ है, हम पहले 6 के इंडेक्स को 3 पे लेके आएंगे, फिर उसके बाद 3 के भी हाफ पे जाएंगे, ऐसे हाफ हाफ करते जाएंगे जो हाँ, उनसे इंडेक्स पर आ हुआ है। मतलब
आपने क्या हमने करना है, पहले जीरो इंडेक्स को देखना, सबसे पहले जीरो आपने इंडेक्स उस को देखना है। सबसे पहले आपने उसका मिडिल पॉइंट फाइंड करना है। मिडिल पॉइंट फाइंड करके आपने एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करना है कि वो मिडिल पॉइंट में, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था स्टार्ट में कि सबसे पहले हमने मिडिल इंडेक्स फाइंड किया। मिडिल इंडेक्स क्या निकला हमारे पास 60। अब 60 वैल्यू को हमने कंपेयर किया हमारी एक्चुअल वैल्यू जिसके साथ हमने कंपेयर किया उसको 55। इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू, ये 60 वैल्यू है ना, तो 55 60 से छोटा है, तो इसका मतलब है 7 के बाद 7 तक जितना भी इंडेक्स है वो हमारे लिए फजूल है। वो नंबर तो 55 है, 60 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने देखना है कि इसके अंदर वो वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है। इसमें पड़ी हुई है तो हम इसको भी हाफ करेंगे, उसका इंडेक्स देखेंगे 3 है, 11 है। 11 पे जब जो हम हमारे पास वैल्यू आएगी, जो मतलब हमारे पास 55 आए, हम उसका भी फिर मिडल देखेंगे सर। नहीं, उसका मिडल नहीं देखना, हमने वैल्यू फाइंड कर लिया ना 55। यहाँ पर देखें वैल्यू फाइंड कर लिए, तो आपने इसका मिडिल क्यों करना है, हमने तो फाइंड ही 55 करनी थी। जी सर सर अगर ठीक। वैल्यू बड़ी होगी तो राइट साइड वाले फिर लेंगे, क्योंकि पहले तो वैल्यू छोटी थी ना, तो हाँ लेफ्ट वाले एलिमिनेट हो गए थे। हाँ, ऐसे ही होगा। अभी देखें, अगर तो वैल्यू बड़ी होगी तो हम लेफ्ट वाले जो है वो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे और राइट वालों पे, एलिमिनेट कर। हाँ राइट वालों पे सर्च करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह नैरो डाउन करते करते हम उस एक्चुअल वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसी को आप जी सर। 57 पे भी सर्च करेंगे तो आप उसकी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब वही एल्गोरिदम है जो हमने यहाँ पर देखा था बाइनरी सर्च का, ये वाला। ठीक है, तो ये 3l+2 टाइम्स इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि एसिम्प्टोटिक म्यूटेशंस हैं, उनमें ये 3 हमारे पास बन रही है। 3 है, बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा। ठीक है, अब हम इनको कैसे इनके साथ रिलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। अब आप सबसे पहले देखें कि हमने बेसिकली ये फाइंड करना है कि हमारी जो एक्चुअल एल्गोरिदम रन हो रहा है उसके लिए जो एक्चुअल टाइम चाहिए, उसमें उसमें जो हमारे पास अगर एक ऐसा नंबर ऐड कर दें कि वो एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जाके उसकी, अगर उसमें एक ऐसा कांस्टेंट ऐड कर दे कि वो उसके अपने केस से बहुत ज्यादा, वो ज्यादा टाइम लेना शुरू कर दे। अब यहाँ देखिए ये ग्राफ है, इस ग्राफ में देखिए, अभी आपने डेफिनेशन को नहीं देखना, अभी आपने इस ग्राफ को देखना है। ये वाई एक्सिस पे रनिंग टाइम है और एक्स एक्सिस पे इनपुट साइज है। इनपुट साइज मीन आप कितने नंबर का उसको डाटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो कर्व्स बनी हुई है, एक है टी ऑफ एन यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक एल्गोरिदम, और दूसरी कर्व जो है वो सी मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एन। ये क्या है कि उस स्पेसिफिक फंक्शन, उस स्पेसिफिक एल्गोरिदम का एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसी कर्व होगी कि जिस पे जाके वो वर्स्ट केस या आउटर अपर बाउंड की तरफ जाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर देखें, इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि ये जो एक पॉइंट आता है, आप इसका साइज बढ़ाते जाएं और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देखें, उसका रनिंग टाइम जो है वो भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। अब ये एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पर ये दोनों कर्व्स आपस में मिली हैं और ये वाली जो वैल्यू है टी सी मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एन, वो ज्यादा हो गई है किससे, टी ऑफ एन से। ये नंबर हमने बेसिकली फाइंड करना होता है किसी भी एल्गोरिथम के अंदर। अब वो नंबर क्या डिनोट करता है कि इस स्पेसिफिक नंबर के ऊपर इस एल्गोरिथम की जो रन टाइम है वो अपर बाउंड की तरफ जा रहा है, यानी ये उसके जो स्पेसिफिक टाइम है उससे ज़्यादा टाइम ये लेना स्टार्ट कर देगा। अब इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर notations of। अभी टाइम क्या होगा, 11:20, 10 मिनट रह गए हैं। अभी नेक्स्ट आपकी क्लास है?
जी सर हमारी है। अच्छा, इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। सर अटेंडेंस ले ले, आपको लिस्ट प्रोवाइड